गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं बिजनेस सर्विस। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विस में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में दो टाइप के इंश्योरेंस रहेंगे, एक के अब तो लाइफ इंश्योरेंस और आपका एक जनरल इंश्योरेंस। फिर जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, जैसे कि आपका मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, और फिर इसमें ही आपका अदर इंश्योरेंस आएंगे, जैसे वल्गर इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, स्पोर्ट इंश्योरेंस, अमृता शिक्षा योजना, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानते ही हैं, जो लाइफ के लिए बीमा करवाते हैं हम, जो लाइफ में कुछ हैपनिंग होने वाली है, तो कुछ बैड हैपनिंग होने वाली है, जैसे कि हमें बहुत सारा लॉस होने वाला है, उसके लिए फिर लाइफ से कोई निश्चित तो है नहीं कि अब किसी के साथ क्या हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीमा करा लेते हैं हमारा। तो उसको क्या बोलते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं हम। तो लाइफ इंश्योरेंस may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of a certain premium, either in a lump sum or by other periodical system, agree to pay to the insured, to the person for whose benefit the policy is taken, the assured sum of money on the happening of the specified event contingent on human life or at the expire of certain period। तो क्या होगा, आपने आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करी हुई है, जो इसका एक निश्चित पीरियड होता है, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए अगर आपने कोई पॉलिसी की है, तो 20 साल के बाद जो कुछ कंडीशन रहती है कि अगर 20 साल से पहले आपको कुछ होता है, तो जो भी आपका जो नॉमिनेशन में नाम होगा उसको उतना जो इंश्योरेंस की अमाउंट है, सम इंश्योर्ड है, वो पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। और अगर उसको कुछ भी नहीं होता तो वो टाइम एक्सपीरियड, पूरा टाइम ख़त्म होने के बाद फिर जो इंश्योरेंस की अमाउंट होती है वो पूरी की पूरी उस व्यक्ति को मिल जाती है जिसने वो पॉलिसी ले रखी है। तो एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो इस कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बदले में जो मिलता है उसको हम एक तरीके से पॉलिसी बोलते हैं, और हर महीने जो अमाउंट वो भरता है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन ऑल द टर्म एंड कंडीशन इज पुट इन राइटिंग एंड सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द पॉलिसी। और इस जो एग्रीमेंट होगा वो सारी की सारी कंडीशन किस में होंगी, आपके रिटर्न में होंगी, और इसी डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, हमारी पॉलिसी बोलेंगे। द पर्सन हुज लाइफ इंश्योर्ड इज कॉल्ड द एश्योर्ड, एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर, एंड द कंसेशन पेड बाय द एश्योर्ड इज द प्रीमियम। और जो भी आप कंसेशन पे करने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। द प्रीमियम कैन बी पेड पीरियडिकली इन इंस्टॉलमेंट। तो प्रीमियम है ना, वो आप पर मंथ भी पे कर सकते हो, हर 3 महीने भी पे कर सकते हो, 6 मंथ भी कर सकते हो, और 12 मंथ भी कर सकते हो, जैसा कि कंपनी की पॉलिसी रही उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है। देन पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल द असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें सारी की सारी जो असेंशियल बातें रहेंगी वो कैसी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। मतलब कि इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टियों को सच सच बताना चाहिए कि उसको क्या है क्या नहीं है, मतलब कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए, ना कंपनी को और ना पर्सन को, जो पॉलिसी ले रहा है उसको भी नहीं और जो पॉलिसी दे रहा है उसको भी नहीं। द एश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो जिसको जो बीमा करा रहा है उसको एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ एश्योर्ड, और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो लाइफ कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। द लाइफ of a human being cannot be compensate, the only specified sum of money is paid। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे कंपनसेट, जैसे कि भाई इंडेमिटी का मतलब क्या हो गया, अगर आपने किसी की गाड़ी को रेंट पे लेके गए हो और रेंट पे होकर वो गाड़ी को आप कुछ कोई तरीके डैमेज करके लेके आएगा, तो फिर आपको उस गाड़ी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करा के देना होगा, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करा के जैसा आप ले गए थे वैसा देना पड़ेगा। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं है, लाइफ में अगर एक बार किसी की मौत हो गई तो ऐसा नहीं कि वो वापस ही आ जाएगा। तो लाइफ में को हम कंपनसेट नहीं कर सकते, या किसी का हाथ टूट गया या बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई या उसका उसने हाथ अपने खो दिए, तो ऐसा नहीं कि उसके हाथ वापस आ जाएंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस वो इंडेमिनिटी नहीं है, जिसको कि लॉस से वेयर कर सके, वही की वही चीज़ दोबारा ला सके। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
तो हम अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कुछ टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका वर्ल्ड लाइफ पॉलिसी। अब वर्ल्ड लाइफ पॉलिसी क्या होता है? दिस काइंड्स ऑफ पॉलिसी, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the insured. The sum then become payable only to the beneficiary या heir of the deceased। तो भैया देखो, जिसकी लाइफ पॉलिसी करा के जा रहे हैं, तो वो लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि उसका पैसा उसको तो मिलेगा नहीं जिसने पॉलिसी कराई है। क्यों? जैसे उसकी डेथ हो जाएगी, तो डेथ होने के बाद उसका जो लीगल हेयर रहेगा उसको वो पेमेंट मिलेगा जिसका उसका नॉमिनेशन कराया था, तो उसको बोलेंगे हम वो लाइफ पॉलिसी। दूसरा है इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। तो द इंश्योरर undertake to pay a specified sum when the insured attain a particular age or in his death, whichever is earlier. The sum is payable to the his legal heir या nominee name there in case of the death of the insured. Otherwise the sum will be paid to the insured after the fixed period। अगर आपने कोई फिक्स पीरियड के लिए कोई अमाउंट एक पॉलिसी कराई हुई है ना, उस पॉलिसी का जो टाइम है वो ख़त्म होने से के पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है ना, तो पूरा का पूरा अमाउंट किसको मिलेगा? हाई जो भी उसका हायर एकदम हायर होगा, एकदम जिसका नॉमिनेशन होगा उसको। और हाँ, नहीं होती डेथ तो फिर एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद पूरा का पूरा अमाउंट उसको मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, this policy is taken by two or more person. The premium is paid jointly या by either of them in installment या lump sum, assured sum या policy money is payable upon the death of the any one to the other superior या superior। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप दो लोगों की पॉलिसी एक साथ ले रहे हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और उन दोनों में से भी एक की डेथ हो जाती है तो उसको क्लेम मिल जाता है। तो एन्युटी पॉलिसी, द एश्योर्ड सम या पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन ए सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो ये थी हमारी एन्युटी पॉलिसी, जिसमें उसको पैसा किस तरीके से मिल जाएगा? जिस दिन वो अपनी एज को अटेंड कर लेगा, या तो मंथली या क्वार्टरली या फिर लमसम में या फिर एनुअल इंस्टॉल में उसको पेमेंट मिल जाएगा। चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज टेकन बाय द पर्सन फॉर हिज चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। तो एक पॉलिसी ऐसी है जो अपने चिल्ड्रन के लिए क्यों किया जा रही है कि भाई वो अपना जो अमाउंट है पॉलिसी का, मतलब उनकी शादी होगी या उनकी पढ़ाई के लिए होगा, तो वो सिर्फ उनकी शादी और पढ़ाई के लिए ऐसी पॉलिसी ली जाती है। इसको बोलते हैं हम चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी। द एग्रीमेंट स्टेट दैट ए सर्टन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रन अटेन अ पर्टिकुलर एज। तो पूरा का पूरा पेमेंट कब मिलेगा? जब वो एक पर्टिकुलर एज को अटेंड कर लेंगे। जैसे कि अगर 21 का है तो 21 की ईयर जैसी होगी तो उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो ये था हमारा चिल्ड्रंस इंडोमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या है? सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस कर चुके हैं। अब है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस क्या है भाई? अगर आपके मतलब किसी वजह से आग लग जाती हो और फिर आपको कुछ लॉस होता है, तो उसकी वजह से फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ पैसा देती है, तो उसको बोलेंगे हम फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द इंश्योरेंस इन कंसेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक to make good any loss या damage caused by the fire during a specified period into the amount specified in the policy. Normally, the fire insurance policy is for a period of 1 year, after which is to be renewed from time to time. A claim for loss by fire must specify two conditions। ठीक है। तो जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, ये जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, तो वो पता है ना भाई, अगर आग से अगर आपको लॉस हो रहा तो उसकी वजह से आपको इसका पेमेंट मिलेगा, और ये 1 साल में एक ही बार होती है, और इसको फिर हम हर साल रिन्यू करवा लेते हैं। तो इसकी 2 कंडीशन है कि आपको किस तरीके से होगा। देयर मस्ट बी ए एक्चुअल लॉस, और यहाँ पे एक लॉस होना चाहिए तभी आपको क्लेम मिलेगा। और फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल, और कैसा होना चाहिए कि जो फायर है वो एक्सीडेंट होना चाहिए और नॉट इंटेंशनल। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इंटेंशनली आग लगा दी हो और फिर आप बोल रहे हो कि हमें पॉलिसी का अमाउंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है।
तो ये था हमारा, दो कंडीशन रहेंगी, जो एक्चुअल लॉस है वो ड्यू आग से हो, और दूसरा जो आग लगे वो एक्सीडेंटल लगे, ना कि इंटेंशनली। ठीक है। फीचर्स ऑफ फायर इंश्योरेंस: द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज void। एक इंश्योरेंस टेस्ट होना चाहिए, जिसमें अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, void हो जाएगा। फॉर गेटिंग एनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर द कंसर्न पर्सन मस्ट हैव इंश्योरेबल इन इट, only then he can take fire insurance policy. If he does not have insurable interest in the property insured, then it will be only a gambling. Insurable interest in good and must exist both at a time of the signing insurable interest as well as a time of the loss due to fire। तो जिस प्रॉपर्टी के लिए आप इंश्योरेंस कराए वहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, है ना, वहाँ पे आपका कोई राइट हो, वहाँ पे आपका कंट्रोलिंग हो, जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हो। आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस का जिसके बाद कंट्रोलिंग नहीं, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी कि वो इनवैलिड नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। द इंश्योर्ड मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट और मस्ट गुड फेथ इन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। और जिस भी आप सब्जेक्ट या प्रॉपर्टी का या फिर आप जिसका भी आप फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसके बारे में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है इंश्योरेंस कंपनी को, कि आपका उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक है, या फिर आपका उस प्रॉपर्टी में कंट्रोल है, या फिर जो भी है, जिस तरीके से आपको आपकी ओनरशिप है या फिर पोजीशन है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोग गोदाम किराए से ले लेते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा ये गोदाम हमने किराए से ले रखी है, तो वो सारी की सारी जो फैक्ट है वो आपको बताना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फायर इंश्योरेंस है वो इंडेमनिटी वाला है, और जो लाइफ इंश्योरेंस था वो इंडेमनिटी वाला नहीं था। द इंश्योर्ड कैन इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। दिस इज अ सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉर विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। द इंश्योर इज लाइबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज द प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस। ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं मरीन इंश्योरेंस। अब अभी पहले पढ़ा हमें लाइफ इंश्योरेंस, फिर फायर इंश्योरेंस, अब है हमारा मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन तो आपको मैंने समझाया था भाई, समुद्र के रास्ते से अगर आप कुछ भी करते हो तो उसको कौन सा इंश्योरेंस बोलेंगे हम, मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस हैज़ बीन डिफाइंड हैज़ द that contract in which insurance company promised to compensate in lieu of the premium damage of ship, goods and freight charges of the insured occurred due to marine losses. Marine insurance provide protection against loss by marine perils or perils of the sea। और सी के जो आप सी के द्वारा जो भी आप कर रहे हैं उसमें, यानी समुद्र में होने वाले सारे के सारे लॉसेस का एक तरीके से ये बीमा हो जाएगा आपका, जिसको हम बोलेंगे मरीन इंश्योरेंस। ठीक है। 3 थिंग्स इन्वॉल्व होंगी शिप या होल इंश्योरेंस। तो सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजर एट सी, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर द इंडेमनीफाइंग द इंश्योर्ड फॉर लॉस एक्यूज्ड बाय डैमेज टू द शिप। अब शिप के डैमेज में भी आपको पॉलिसी अगर आपको अमाउंट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है भाई, जहाज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हो या जहाज़ से भी आप अपना गुड्स बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो किसी वजह से, तो कितनी बड़ी रिस्क होती है, वो डूब भी सकता है, वो कुछ भी हो सकता है उसके लिए। तो इंश्योरेंस कराना बहुत सही रहता है, और जो भी लॉस होगा, अगर आपका शिप भी डैमेज हो गया तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। कार्गो इंश्योरेंस: द कार्गो विल बीन ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क। ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन से समुद्र के मार्ग से एक देश से दूसरे देश भेज रहे हो आप। फ्रेट इंश्योरेंस: इफ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू द डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस। अगर इफ कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज या लॉस और ट्रांसिट, किसी वजह से अगर नहीं पहुंच पाता, तो द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस। तो शिपिंग कंपनी होती फ्रेट चार्जेस को पे नहीं करती है। फीचर्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस: द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, अगर आपका कोई लॉसेस होगा तो कंपनी आपको
उस लॉसेस को बेयर करेगी। द इंश्योर्ड कैन इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटोमेटिक गुड्स फेथ, यानी वो सारे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों को आपको वहाँ पे सही बात तो बतानी पड़ेगी जो एक्चुअल में है, सारी की सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। बोथ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर मस्ट डिस्क्लोज एवरीथिंग विच इज in their knowledge and can affect the insurance contract. Insurable interest must exist at a time of the loss but not necessary at a time of when the policy was taken. The principle of cause proxima will apply to it. The insurance company will be able to pay only if that particular या nearest cause is covered by the policy. तो भाई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अगर कोई लॉस होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगी। ठीक है, ये तो हमारा फीचर्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। तो ये था आज हमने डिस्कस किया है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस और उसके फीचर्स। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड रहेगा, फायर इंश्योरेंस फायर से रिलेटेड रहेगा और मरीन इंश्योरेंस अगर आप समुद्री मार्ग से आपका गुड्स भेज रहे हो या आपने शिप का ही इंश्योरेंस करा के रखा है तो वो सब आपका किसके अंदर आ जाएगा, मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि इसी रास्ते पे आप अपना गुड्स को भी भेज रहे हो और आप अपना शिप भी बेच रहे हो, है ना। एक तो गुड्स बेचना, तो गुड्स भेज रहे हो तो वो तो आपका माल हो गया, लेकिन जो शिप लेके जा रहे हैं वो उनकी एक अलग होती है, तो शिप का भी इंश्योरेंस होता है और आपके गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।